हेलो एवरीवन। तो लेखपाल भर्ती के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। बहुत ही जल्द एक संशोधित विज्ञापन आपके सामने रहेगा। हालांकि सिलेबस जारी कर दिया गया है और सिलेबस जो जारी किया गया है आपके सामने है। दोस्तों, मैंने कंपेयर किया था 2022 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उस विज्ञापन से वर्तमान विज्ञापन को। तो इसमें जो सिलेबस है, हालांकि 2022 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें जो सिलेबस था ये 2022 का ही है। उसमें ये जो सिलेबस था इस प्रकार से दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देखिए, ये 2022 में जो सिलेबस दिया गया था आपके एग्ज़ाम के लिए, उसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 25 प्रश्न और ग्राम्य समाज और विकास के 25 प्रश्न दिए गए थे। बाकी टाइमिंग 2 घंटे का था और कुल 100 प्रश्न थे। तो वर्तमान में देखा जाए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2025 में, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वही है, 100 प्रश्न हैं, 2 घंटे का समय है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया गया है। जो आपने यहाँ पर देखा था कि सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज और विकास पर, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है, ठीक है, कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। सर्वाधिक जो वेटेज मिल रहा है वो यूपी जीके को मिल रहा है। यूपी जीके से 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 प्रश्न होंगे। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर टॉपिक हैं इनसे जो है 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज हो गया है? नहीं दोस्तों, थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा चेंज इसमें आप मान सकते हैं, वो भी सिर्फ वेटेज की बात यहाँ पर आ रही है। क्योंकि अगर आप डिटेल में 2022 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी जीएस के अंतर्गत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रश्न जो थे वो निश्चित नहीं थे, यहाँ पर प्रश्नों को निश्चित कर दिया गया है। तो अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यहाँ पर आपको सारी क्लासेज मिलेंगी। स्टार्ट करेंगे सर्वाधिक वेटेज वाले चैप्टर से, यानी कि सबसे पहले देखेंगे यूपी का जो जीके है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है इस पर आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। इस प्रकार से क्रमशः देखेंगे। हालांकि अगर आप बाकी जीएस तैयार करना चाहते हैं तो वर्तमान में आपकी क्लासेस जीएस की चल रही हैं, उनको ज्वाइन करके आप बाकी जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ग्राम्य समाज और विकास, ये टॉपिक रहेगा। यहाँ से 5 ही प्रश्न होने हैं, तो इसको भी मैं आपको एक मतलब टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने 2022 31 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ, ताकि आप समझ सकें कि जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उन 100 प्रश्नों को किस आधार पर रखा गया था। तो सबसे पहले तो ये कि 2 घंटे का समय आपको दिया गया था, 100 प्रश्न आपके थे। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका पेपर है। तो यहाँ पर लिखा नहीं गया था कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से हैं। हालांकि 25-25 प्रश्न, जैसे कि ये आप पहले देखिए तो हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए हैं। देन आफ्टर अगर आप चलेंगे तो जो आपका 26वां प्रश्न है ये मैथ का है। ये आपके मैथ का 26 से लेकर लगभग 50 तक आपको मैथ पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो जो 51 से लेकर 100 तक था, तो 51 से 75 तक आप देखिए, यहाँ पर 51 से 75 तक आपका जीएस और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन पेपर था। अब जो आपका जीएस था और जो आपका रूरल डेवलपमेंट था, तो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, तो कुल मिला के 50 प्रश्न हैं, ठीक है। जिसमें जीएस से 25 प्रश्न आपके पूछे गए और रूरल से आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो 50 प्रश्न हैं आज की वीडियो में, ये जो 50 प्रश्न हैं इनको देखते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न किस प्रकार के, किस स्तर के पूछे गए थे। और ये भी देखेंगे कि हिंदी में जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उनका लेवल क्या था, यानी कि 25 प्रश्न हिंदी के। तो इस वीडियो में हम 75 एमसीक्यूज, यानी कि 31 जुलाई 2022 को जो परीक्षा हुई थी उसमें जो 100 प्रश्न पूछे गए थे, तो उसमें से 75 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जो मैथ के 25 प्रश्न हैं उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? केवल क्वेश्चन आंसर बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, उनको डिटेल में हल करेंगे एक अलग वीडियो में, जैसा कि हम लोग अब तक करते आए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जीएस के प्रश्नों को कि किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आपका 51 क्वेश्चन है, यानी कि 51 से 100 तक चलेंगे, उसके बाद 1 से 25 तक हिंदी के प्रश्न देखेंगे।
क्वेश्चन था कि कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसका आंसर था जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। आपको पता है कि स्पेन यानी कि यूरोप को अफ्रीका से यह अलग करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर भी आपको पता है, विकल्प ए वाराणसी को। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। तो देखो ये जो प्रश्न है ये 2022 का है, ठीक है, तो उसी के मुताबिक प्रश्न और उत्तर हैं, करंट भी उसी समय के हैं। तो फिलहाल तब ये जो इसका आंसर था वो लखनऊ था, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन था कि आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन थे समझ के परे थे, हालांकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विकल्प ई था। जैसे कि ईमेल संदेश को भेजकर क्या आप कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं, नहीं। सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ये भी गलत है। ऑनलाइन खरीदारी, ये भी तो मोस्ट थोड़ा सा निकट में ये रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस लेवल का कंप्यूटर का जो प्रश्न है पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को मिलाएं, गोविंद बल्लभ पंत सागर, परीक्षा बांध, गोविंद सागर बांध और जामनी बांध, ये किस किस नदी पर स्थित है, ये आपको मैच कराना था। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। ए का आपका जो है 1 का बी जाएगा, यानी कि जो गोविंद बल्लभ पंत महासागर बांध है ये जाएगा रिहन नदी के साथ। परीक्षा बांध दोस्तों ये है बेतवा नदी पर। गोविंद सागर बांध ये मिलेगा आपको सजाद नदी पर, और जामनी बांध मिलेगा आपको जामनी नदी पर। तो डी का ए। तो इस प्रकार से जो आपका विकल्प ए है यहाँ पर दिया गया, ये आपका करेक्ट था, विकल्प ए ही आपका उत्तर था। खैर विकल्प से क्या मतलब, क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम, ठीक है ना। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप यानी कि ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। तो इसका उत्तर था रिधम ममानिया। तब रिधम ममानिया जो थी ये मात्र 10 वर्ष इनकी उम्र थी, तो इसलिए इसका उत्तर जो था विकल्प बी था। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा। तो इसका उत्तर था प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी। अगर प्रश्न ए इस वर्ष आएगा तो 2025 के हिसाब से आएगा। तो आपको पता ही है ना कि जो आपका ब्रिक्स समिट हुआ है कहाँ पर हुआ था इस बार, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और वहीं पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई थी। तो रियो डी जेनेरियो इसके उत्तर याद रखना अगर 2025 के बारे में पूछा गया तो, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो दोस्तों इसका आंसर है विकल्प सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन था कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कोड नेम दिया गया था। तो ये हैदराबाद के खिलाफ था। आपको याद है ना कि ये जो ऑपरेशन पोलो था इसको लीड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, और ये सितंबर 1948 में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1948 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। तो दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसके लिए कोई भी अनुच्छेद नहीं है, हालांकि इसको अनुच्छेद 19 में माना जाता है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो दोस्तों भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य है जिसमें केवल 1 लोकसभा सीट है। तो राज्यों में क्या आ जाएगा आपका, सिक्किम आ रहा है, इसके अलावा नागालैंड है, और कौन सा है, मिजोरम है। तो ये इनमें केवल 1 लोकसभा सीट है। तो इसमें तो केवल सिक्किम का नाम यहाँ पर है, तो यही आपका उत्तर होगा। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में भी केवल 1 ही सीट है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि EFT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, विकल्प ए करेक्ट है। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। इसका आंसर था दोस्तों कनाडा, विकल्प डी आपका करेक्ट है। बाफिन जो है कनाडा में है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। देखिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो थियरी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब मिल जाएगा। पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, और ये जो रोलिंग प्लान था दोस्तों इसका समय था 1978 से लेकर 1980 तक, ठीक है। तो विकल्प ए करेक्ट है। और अगला था कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर है विकल्प ए, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ये कब से कब तक था, 1936 से लेकर 44 तक, 1936 टू 1944 तक था इसका समय।
नेक्स्ट है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसका उत्तर विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो दोस्तों लोग खेती ही करते थे, खेती आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में, और ये आपको मिलेगा 36 से 51 के बीच में। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो उत्तर होगा साबरमती से, ऑप्शन इसका सी सही है। 12 मार्च 1930 ये तारीख तो रटी रटाई होगी सबके लिए, 12 मार्च 1930। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका उत्तर विकल्प डी होगा, एबोलिशन ऑफ सती कस्टम। ये कब हुआ था। तो 1829 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प में थारू है, तो थारू ही आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है दोस्तों, ये 8 राज्यों से सटी हुई है। ये 8 राज्य हैं, जैसे कि कौन कौन से राज्य हैं। एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा आपका हरियाणा है, राजस्थान भी है। राजस्थान के बाद कौन सा आएगा, एमपी। एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा झारखंड, और नेक्स्ट होगा आपका बिहार। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। दिल्ली भी है, दिल्ली 9वां है, लेकिन वो यूटी में आता है। अगला देखते हैं, अगर यूटी लेंगे तो 9 हो जाएगा। ये यहाँ पर केवल स्टेट की बात हो रही थी, तो 8 आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो इसका उत्तर कृषि होगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दोस्तों इसका उत्तर था NH2, अब इसको रीनेम कर दिया गया है। NH2 को रीनेम किया गया है, किस नेम से बताओ, कितने लोग जानते हैं इसका उत्तर। तो दोस्तों ये हो गया आपका NH क्या हो गया है 19, NH19। मैं 19 और 19 में सोच रहा था क्या बोलूँ, फिर मुझे लगा कि NH तो भाई इंग्लिश है, तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। और भारत का सबसे बड़ा जो NH है, नेशनल हाईवे है, ये कौन सा है आपको पता ही होगा, NH44 है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में। अब देखो यहाँ से आपका जो रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्राम विकास, ये पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। हमने GS को पूरा कर लिया है, अब ग्राम विकास के जो 25 प्रश्न हैं उनको देखते हैं। कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। दोस्तों इसका आंसर था ट्रेड योजना, विकल्प ए करेक्ट है, ट्रेड योजना। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों को पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्धारण के लिए है। तो इसका आंसर था उस्ताद योजना। उस्ताद योजना कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो क्या हो जाता है USTTAD, उस्ताद। तो ये हो जाता है आपका अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, आर्ट या क्राफ्ट एंड फॉर डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो मिशन का नाम क्या था, आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये पूरा नाम था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट था। और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये जून 2011 में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट यानी कि 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। तो इसका उत्तर था दोस्तों विकल्प बी यानी कि 30%। ठीक है ना, इसका उत्तर था 30%। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं, मतलब ये 12वीं के बाद की बात हो रही है, उच्च शिक्षा के लिए उनको कितना मिलता था, तो 30,000 रुपये मिलता था। पहले हाई स्कूल पास वालों को 20,000 और इंटर पास वालों को 30,000। हालांकि योजना बंद हो चुकी है, ये योजना जब सपा सरकार थी तब आई थी।
ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त, मुफ्त आहार देता है? तो ये था आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। विकल्प ए आपका करेक्ट था। ये भी 2011 में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात हो रही दोस्तों। तो इसको आप देख रहे हैं ना, इसका उत्तर क्या बनेगा? 82 का बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि 83वां क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका उत्तर था दोस्तों विकल्प सी, यानी कि स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व योजना। अगला क्वेश्चन है कि अब स्वामित्व का फुल फॉर्म ही होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे सर्वे ऑफ विलेज, सर्वे ऑफ विलेज आबादी, ए फॉर आबादी था, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये इसका फुल फॉर्म था। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के बारे में। तो कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है किसकी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है विकल्प डी होगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय की। ठीक है ना। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 85 था कि निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो ये जो मॉडल था दोस्तों कौन सा था? ये था आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि विकल्प सी, 85 का सी सही था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये था आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। ऑप्शन जो ए है ये आपका सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो NSAP नामक योजना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? ये था आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हालांकि अब ये रीनेम हो चुका है और जो रोजगार मिलेगा अब 100 की जगह 125 डेज कर दिया गया है। हाल ही में ये बिल पारित हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो देखो बात हो रही है ग्रामीण। ठीक है। और ये था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रयास करती है? तो ये है दोस्तों आपका PURA, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ठीक है। तो इसका उत्तर विकल्प ए था। अगला है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों मिलेगा आपको लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, तो यह किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? इसका उत्तर होगा 2020 में। तो विकल्प सी। और कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य पहल है? दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश HMIS। ठीक है ना। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है, उत्तर प्रदेश हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो दोस्तों ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये है UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर था ऑप्शन ए 2003 में। तो आप देख रहे हैं कि जो लेवल था क्वेश्चन का बहुत टफ नहीं था, लेकिन कुछ प्रश्न टफ थे, तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। आगे है कि किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो इसका आंसर था दोस्तों उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, विकल्प ए इसका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन था कि भूमि सुधार नियम के तहत स्थापित जो FFS था, FFS इसका फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? ये था आपका फार्मर फील्ड स्कूल, यानी कि विकल्प बी करेक्ट था। 97 का बी करेक्ट था। 98 आ गया है कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण विकास की परिकल्पना है? तो ये था आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और अगला जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए थे तब, क्योंकि प्रश्न था कि कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों को दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। दोस्तों इसका भी आंसर था उज्ज्वला योजना ही, लेकिन यहाँ पर लोग समझ रहे थे कि उज्ज्वला योजना तो चूल्हे वाली योजना है जो मुफ्त सिलेंडर मिलता है, तो ये कौन सा है? ये अलग थी, ठीक है, इसको उज्ज्वला स्कीम के नाम से जाना जाता था। ये था अंतिम प्रश्न कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या था कि यूपी मातृभूमि योजना, ठीक है। अब देखते हैं जो हिंदी के प्रश्न आपके पूछे गए थे उनका आंसर क्या था। तो हिंदी के प्रश्नों को देखने से पता चल जाएगा कि हिंदी की तैयारी करनी है तो किस लेवल से आपको करनी पड़ेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर था। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसको आपको अच्छे से शांत भाव से पढ़ेंगे तभी आप उत्तर निकाल पाएंगे। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन था कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर था निष्काम भाव से। अकॉर्डिंग टू पैसेज जो आंसर बनेगा वही आंसर आप लिखेंगे। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो देखो यहाँ पर मनीषियों ने कहा है कि जो असफल व्यक्ति हैं, मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी माना है, तो असफलता इसका उत्तर था विकल्प सी। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है दोस्तों? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति असफल हो जाता है वो भी अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। तो यानी कि यहाँ पर जो अनुभव की संपत्ति है ये आपका उत्तर था। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवन की सार्थकता किस में है? तो सार्थकता था कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, ऑप्शन सी सही है। और ये देखिए अंतिम है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो अगर असफल हो गए, दोबारा प्रयत्न नहीं किए आप तो ये जो पैसेज था बड़ा अच्छा लगा था मुझे, और इसी पर आधारित ये 5 प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया है कि मुहावरा पूछा गया था, कब्र में पैर लटकना मतलब मृत्यु के समीप होना। सलाका का तद्भव रूप पूछा गया था, तद्भव तत्सम, तो सलाका का सलाई होता है। आनंद शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। तो ये जो सेट दिए गए थे इसमें उत्तर था मोद और हर्ष, विकल्प ए। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों अपना पराया आप देखेंगे तो ये बनेगा अपना और पराया, तो ये होगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है, दोनों पद प्रधान और शब्द का लोप है। नेक्स्ट है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए पत्रधन अलय लिखा है, आलय होना चाहिए था, गलत है। मरणधन आसन होना चाहिए था, आसन लिखा है, ये भी गलत है। वीरधन अंगना बराबर वीरांगना, ये आपका करेक्ट था, उत्तर सी है। इसके बाद है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? दोस्तों यहाँ पर देखिए तो किस में सही विलोम युग्म है? तो अगर देखेंगे तो कृपण दाता, तो 11 का जो विकल्प बी है ये आपका उत्तर था बी। जीवन पति का समानार्थी शब्द पूछा गया था, समानार्थी शब्द तो ये था यमराज। और जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके ये होते हैं दोस्तों अतीन्द्रिय। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें जो 4 शब्द दिए गए हैं, पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि में, तो पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया था, ये था विवाह। विवाह जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है, विवाह होती नहीं है, विवाह होता है। इसके बाद देखते हैं पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा आपका पंखे। दुशासन का संधि विग्रह पूछा गया था, आप टॉपिक देखते जाइएगा, संधि विग्रह हो गया आपका, ठीक है। तो इसका उत्तर था दूधन शासन। किस शब्द की बर्तनी सही है? सही बर्तनी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें था लालायित। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण और हितैषी में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो अधोगति ये तो गलत हो गया, यहाँ पर ऐसे मतलब ता पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। उज्ज्वल लिखा गया है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये 2 बार होता है उज्ज्वल, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो ये 3 और 4 सही है, तो ये जो है दिया गया है किसमें? ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 19 में दोस्तों ये जो संबल है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी यामा, भिक्षा और योजना तीनों शब्द स्त्रीलिंग माने जाएंगे, तो उत्तर डी है। अगला क्वेश्चन है कि हरि मोहन को रुपए देता है। आप देखेंगे इसमें मोहन को रुपए मिल रहा है ना, तो मोहन को संप्रदान मिल रहा है, तो ये होगा आपका संप्रदान कारक। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? तो दोस्तों अरुण कहते हैं प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर दोनों को, बी सही है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे,
तो आज की सभा में अनेकों का मतलब अनेकों, ये देखो अनेक खुद ही बहुवचन है, अगर अनेकों लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो अनेकों लोग ये आपका उत्तर है। और तत्सम शब्द पूछा था इसमें, तो आंसू, असीस और आँख में और अक्षर में, तो अक्षर आपका तत्सम है। और ये देखिए क्वेश्चन था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो उसे मृत्युदंड की सजा हुई। अब देखो मृत्युदंड की सजा, दंड इसी में लगा हुआ है तो सजा नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मतलब भैंस शुद्ध है, दूध के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये भी अशुद्ध है। मेरे को उससे बात करना, ये बम्बैया भाषा आ गई तो पहले से अशुद्ध है। सही जवाब था विकल्प 2, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। और ये देखिए अंतिम क्वेश्चन था कि खग जाने खग की ही भाषा, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, विकल्प बी आपका करेक्ट था। अब दोस्तों जो आगे प्रश्न हैं ये सब मैथ के क्वेश्चन हैं, इनको मैं डिटेल में हल करके आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आप ये बताइए कमेंट करके कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की जाए, किसकी क्लास सबसे पहले लेना चाहेंगे, रूरल की या फिर मैथ की या फिर हिंदी की, या फिर जो भी आप कहें वहीं से स्टार्ट किया जाए। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।